गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में हमारे पॉलिटिकल की बुक में फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये जानने का प्रयास किया कि संविधान का अर्थ क्या होता है। साथ ही में हमने ये जानने का भी प्रयास किया कि भारत में संविधान की मांग कब उठी। जैसा कि मैंने आपको बताया 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठन की मांग की गई और सबसे पहली जो बैठक है 1946 में, और प्रारूप समिति का गठन भी 1946 में किया गया। हमारा देश में जो संविधान लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को, और हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान के जनक BR अम्बेडकर को माना गया है। अब आती है नेक्स्ट जो हमारी थी कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके अंदर हमने समझने का प्रयास करना होगा कि देखिए, हमारे जितने भी राष्ट्र हैं वर्ल्ड के अंदर, सभी के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यानी संविधान हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास अभी अपना संविधान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास संविधान होते हैं वे सभी लोकतंत्रात्मक देश होते हैं। संविधान जो होता है वह हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी हमारी कई ज़रूरतों की पूर्ति करता है, जिसमें सबसे पहला आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से सिखाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। आप सभी जानते हैं कि संविधान हम उन आदर्शों को एक सूत्र में बांधता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान ये बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, अर्थात समाज में जितने भी लोग देश के अंदर रहते हैं, जो कि अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, जिनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ असमानताएं भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वे एक दूसरे के मुद्दों पर, बातों पर सहमत हो। ऐसी स्थिति के अंदर संविधान नियमों का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जिससे देश के सभी लोग देश की शासन प्रणाली को चलाने की पद्धति को एक रूप में स्वीकार करते हैं और उसके आदर्शों के प्रति अपनी साझी समझ को विकसित करते हैं, जिससे देश में शासन व्यवस्था बनी रहती है और रक्षा होती रहती है। आपकी किताब के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर साइड में दिखाया गया है नेपाल के लोकतंत्र के संघर्ष की एक कहानी कही गई है। आप सभी जानते हैं नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और 1990 में संघर्ष में लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी। लोकतंत्र व्यवस्था ये जो 1990 में है, ये लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक, यानी 90 से लेकर 2002 तक 12 साल तक कायम रही। हुआ क्या वहाँ पर, 2002 तक राजा ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने इस सत्ता को संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामकाजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की डोर को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 12 सूत्रीय समझौता पर दस्तखत किए। इस समझौता में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन के बहाल करने की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लोकतंत्र के इस तरह चलता रहा और ये जन आंदोलन 2006 में अपने शिखर पर पहुंचा और राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को उसने नामंजूर कर दिया और एट लास्ट 2006 अप्रैल में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ता, यानी जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको समाप्त करना पड़ा। और 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया और उसके अंदर बनाए गए नियमों के मुताबिक ही वहाँ पर उसकी शासन व्यवस्था को चलाया गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतंत्रात्मक आंदोलन का दृश्य आपके इस पाठ की पुस्तक में दिखाया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला पॉइंट कि नेपाल में जिस प्रकार संविधान की मांग उठी, लोग अपनी इच्छा, अपने सपनों के अनुसार सब कुछ चाहते हैं, तो इस बारे में आपको अभी हमने समझाया गया। अब दूसरा आता है कि
संविधान की ज़रूरत में मैंने पहले बोला शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। अब दूसरा जो आ रहा है वो है कि अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस प्रकार राजा ने नेपाल की शासन व्यवस्था संभाली, अपने हिसाब से चलाया, लेकिन वहाँ पर रहने वाली जनता उसको अपने लिए अनुपयुक्त समझने लगी, तो एक नए संविधान की मांग उठने लगी, क्योंकि वह उनके लिए उपयुक्त नहीं थे। ऐसे ही क्रिकेट के फुटबॉल के गेम के नियम भी आपने देखे होंगे कि जो हमारे नियम पहले बनाए गए थे वह नियम आज नहीं है। ज़रूरत और मांग और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उसमें परिवर्तन की मांग हमेशा रहती है और परिवर्तन किया जाता है। जिस तरह नेपाल के राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन प्रणाली आई, इसी प्रकार फुटबॉल के मैच के नियमों को भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदला और नया नियम बनाए गए, जैसे कि नेपाल में नया संविधान बनाया गया। अब आता है कि मैंने आपको बोला कि राजनीतिक संविधान का दूसरा उद्देश्य जो था वो था देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और नेपाल के पुराने संविधान में ये कहा गया कि देश की शासन व्यवस्था राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था होती है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम संविधान को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में हम अपने नेता स्वयं होते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जिसके अंदर जनता अपनी सत्ता के लिए शासन चलाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है। अर्थात वे क्या करती है, अपने द्वारा मतों का प्रयोग कर कर अपने लिए नेता चुनती है और वह ही सत्ता का यानी शासन को चलाते हैं। तो इस बात की ये संभावना बनी रहती है कि कहीं नेता अपने जो अधिकार सत्ता उसे प्राप्त हुई है उसका दुरुपयोग ना करें। तो संविधान की दूसरी ज़रूरत मैंने कहा अधिकारों के हनन को रोकने के लिए होती है। तो जो ये नेता हैं, राजनेता हैं, वो हमारे हितों का शोषण नहीं करें, अधिकारों का शोषण नहीं करें, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो अगर ये राजनेता लोगों के साथ भारी अपने अधिकारों का प्रयोग कर कर अन्याय करेंगे तो उससे संबंधित नियमों को भी बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान में ही ऐसे नियम तय किए जाते हैं जिनके द्वारा जो हमारे चुने हुए नेता हैं उनके हाथों में जो सत्ता होती है उनके दुरुपयोग को रोका जाना संभव होता है। जैसा कि आपके इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक शिक्षिका है, उसको क्लास से बाहर जाना था तो वह सुरेश को मॉनिटर बनाकर जाती है क्योंकि सुरेश एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर सा महसूस उसे हुआ। अब वो बाहर गई तो उसने बोला आप सभी बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्लास के अंदर अनुशासन भंग नहीं होगा। अब आपके सामने सुरेश वहाँ का लीडर हो गया और सुरेश के पास जब सत्ता आती है तो सुरेश सोचता है कि आज मैं इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठा लूँ। तो उसकी क्लास के अंदर हो सकते हैं कुछ दोस्त होते हैं और कुछ उसके मित्र नहीं है जिनसे वो चिढ़ता है। तो कहते हैं आज मेरे को सत्ता मिली है तो आज मैं सत्ता का प्रयोग करके जो अगेंस्ट में जो मेरे स्टूडेंट हैं आज मैं उनको तंग करता हूँ। उसने क्या किया, जैसे ही मैडम क्लास में है तो वो अपने दोस्त को बोलता है अनिल मैडम आप जब बाहर गई तो ये अनिल जो है ये शोर कर रहा था, जबकि उसने वास्तव में शोर नहीं किया था, लेकिन उसके पास अधिकार और सत्ता थी तो उसने क्या किया, अनिल का नाम झूठ ही लगा दिया। अब मैडम ने क्या किया, आपने अधिकार का दुरुपयोग करके अनिल की ऐसी की तैसी कर दी और उसको मैडम ने छुट्टी में रुकने के लिए बोल दिया और 100 बार ये लिखने के लिए बोल दिया कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो हुआ क्या कि आपने जिसको नेता बनाकर लीडर या राजनेता बनाया क्लास का, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर भी संविधान भी की आवश्यकता भी इसलिए है कि हम जो नेता चुने वो नेता हमारे उनको जो प्राप्त अधिकार है उनका दुरुपयोग नहीं करे, हमारे अधिकारों का हनन नहीं करे। इस चीज़ के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैं आपकी पुस्तक में पढ़ के बताती हूँ कि हमारे संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार के वाले खंड में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर हमने पढ़ा कि भारतीय देश के संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, यानी कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक में कोई भेदभाव नहीं होगा, उससे समान समझा जाएगा।
इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया, जो एक मौलिक अधिकार है। इस प्रकार भारत के लोकतांत्रिक संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या कोई ऊंची जात या नीची जात इस तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे को शोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारे आज हमने 2 कारण पढ़े हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट करें। आगे का चैप्टर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।